आइए साथियों, सुनते हैं फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी सिर पंचमी का शगुन। फणीश्वरनाथ रेणु ने इस कहानी की रचना 1958 में की थी, जिसमें ग्रामीण जीवन, गांव ग्राम की संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का चित्रण करती है ये कहानी। फणीश्वरनाथ रेणु की अन्य रचनाओं की तरह इसमें भी अंचल विशेष की बोलचाल की भाषा और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। सिर पंचमी का जो शगुन है वो ग्रामीण संस्कृति में वर्ष भर की सुख समृद्धि और लोक का विश्वास है। इस दिन किसान नए कृषि औजारों जिसमें हल, फाल, खुरपी, फावड़ा की पूजा करते हैं, बैलों को नहलाते जुलाते हैं, खुद सजाते हैं और खेत में पहली बार हल चलाकर फसल की बुआई या जुताई की शुरुआत करते हैं। इस दिन यह शुभ माना जाता है, जिसमें अच्छी मेहनत और अच्छी फसल की कामना की जाती है। सिर पंचमी के शगुन मुख्य रूप से बिहार के ग्रामीण इलाके जैसे पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा और कोसी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन किसान जो है कृषि पूजा करता है। बांस की टोकरी में फाल, खुरपी या हंसिया लेकर जाते हैं। बैल नहलाने के बाद उनके सींगों में तेल लगाया जाता है। हल और हरीस वो होता है जिसमें हल की मुठिया किसान पकड़ता और एक लंबा सा करीब 5-7 फीट का एक बांस का भी वो लगाते हैं, लेकिन लकड़ी का होता है, वो मजबूत लकड़ी का। और फिर उसमें जुआठा होता है जिसमें दोनों बैलों को आगे से जोड़ा जाता है। हल्के और हरीस के ऊपर चावल और आटे की सफेदी की जाती है। इसके तदुपरांत नई खुरपी से जमीन को चीर कर केले के पत्थर पर अक्षत मतलब चावल, दूध, प्रसाद चढ़ाया जाता है और फिर हल के द्वारा खेत को जोता जाता है। सामूहिक समझ ये है किसानों की कि किसी से किसी का झगड़ा ना हो, नजर लगने ना पाए और एक अच्छे फसल के पैदावार की कामना की जाती है। इन सारी चीजों को फणीश्वरनाथ रेणु ने सिर पंचमी का शगुन कहानी में यथार्थ और लोक विश्वास को की फसल बोने में बहुत दूर तक सार्थक प्रयास कर पाए हैं और बहुत पसंद आई ये कहानी लोगों को। इसकी एक परंपरा भी है कि गांव के बाहर जो परती जमीन होती है, बसंत पंचमी के दिन पूजा के लिए उसी जमीन को चुना जाता है। जैसा कि मैंने कहा ना, खुरपी, हंसिया और फाल की पूजा कर सवा हाथ जमीन की सांकेतिक जुताई, जोतना जिसको कहते हैं, की जाती है। खैर, अब आगे हम लोग सुनते हैं। इस कहानी में बहुत सारे पात्र हैं और मैंने कहा कि अंचल विशेष का नाम भी आएगा, भाषा में टोन भी आएगी, लोक व्यवहार भी आएगा, लोक विश्वास भी आएगा, लोक कहावतें भी होंगी, तो बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं सिर पंचमी का शगुन। निहाई पर हथौड़े की आखिरी चोट, कुछ ऐसी अस्वाभाविक आवाज बजी की लुहरसार में बैठे हुए सभी गृहस्थ अचकचा उठे। सभी की आंखें कालू कमार की निहाई पर एक ही साथ केंद्रित हो गई। कालू कमार जो है लोहार है। यह क्या टेढ़ा फाल? किसका फाल? सिंघाय का। क्या हुआ? ना दिहंद गृहस्थ सिंघाय मुंह फाड़े देखता रहा। उसके फाल पर आखिरी चोट देकर उसे काठ के कटौते में डालते हुए कालू कमार ने अर्थपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा। कटौते में गरम फाल छनछना उठा। सिंघाय को अचानक ज्ञान हुआ, कालू ने उसका फाल टेढ़ा कर दिया। हथौड़े की अस्वाभाविक आवाज उसके कानों के पास एक बार फिर प्रतिध्वनित हो गई। बुझते हुए लोहे की लोहाइन गंध भरी भाप लुहरसार में मंडराने लगी। सिंघाय के दिल में अचानक कुछ सुलग उठा। अच्छा, तुमने मेरा फाल टेढ़ा कर दिया कालू। तो क्या करता? कालू ने एक हाथ से धौंकनी की कड़ी खींचते हुए कहा। तो क्या करता? फिर दूसरे हाथ की 5 उंगलियां दिखाकर बोला, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 साल की खैन बाकी है। न अगहनी फसल में एक चुटकी धान और न रबी फसल की मुट्ठी चना। खैन के लिए कचहरी में नालिश तो नहीं करने जाएंगे हम। क्या करता? ऐन सिर पंचमी के दिन ही ऐन गैन बैठकही पंचायत बुलाकर करो सिंघाय। बैठे हैं यहाँ जवार भर के गृहस्थ किसान, छोटे बड़े, इन्हीं लोगों से विचार कराओ। टेढ़ा फाल, जिला जवार का कोई कमार या लुहार टेढ़े फाल को छू नहीं सकता। जात की बंदिश से कौन बाहर जाएगा? बताना जरा। शहर के लुहार भी अब नहीं करते ऐसा काम, चुराकर भी नहीं करते। जात की बड़ी सभा में इस बात की भी बंदिश हो चुकी है। इस बार कहाँ जाएगा सिंघाय या उसके जैसा न दिहंद हल वाला टेढ़ा फाल लेकर? कालू कमार का कमाया हुआ खैन मार कर खेती करना खेल नहीं है बाबू। ट्रैक्टर जोतने वाले बड़े किसान भी कालू का खैन नहीं काट सके। फाल को ऐसे हिसाब से टेढ़ा किया जाता है कि हल की आकड़ी में पच्चर लगाकर, पच्चर दरअसल लकड़ी का छोटा टुकड़ा होता है जिसमें हल को डाला जाता है और उसमें उस पच्चर को लगा के ठोक दिया जाता है, जिससे कि हल जो है
उस लक्कड़ में से बाहर न आए। पच्चर लगाकर भी बैठ न सके। सणसी से सिंघाय के फाल को पकड़कर कठौते से बाहर किया कालू कमार ने। फाल टेढ़ा होकर कितना बदसूरत हो जाता है। सिंघाय ने एक लंबी सांस छोड़कर लुहरसार में बैठे हुए गृहस्थों पर निगाह दौड़ाई। एक भी हम दर्द सूरत नहीं, कोई नहीं। ठा 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 ठुन ठा ठुन। कालू अपने देनदार गृहस्थों का फाल पीटता और कठौते में डाल देता। छू 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 उ गड़र लोहाइन, ये सब आवाज को ध्वनित करता है, जिसे फणीश्वरनाथ रेणु ने शब्दों के माध्यम से पकड़ने की कोशिश की है। लोहाइन गंध वाली भाप रह रह कर मंडरा जाती। सिंघाय के मन में कुछ धुधुआ उठा। नहीं करवाएगा पंचायत। उसने उठकर अपने उपेक्षा फाल को टोकरी में रख लिया। लुहरसार से बाहर निकलकर उसने ओट में पड़ी हुई खैनी थूक दी। थूकते समय थू पर जरा ज्यादा जोर दिया उसने। सिंघाय के जाते ही अब तक चुप बैठे हुए गृहस्थ किसानों के मुंह खुले। सभी ने कालू कमार के पक्ष का समर्थन किया। मुरब्बत की भी एक हद होती है। सिर पंचमी के दिन सभी किसान बहुत नेम टेम करके जाते हैं। लुहरसार में बांस की नई टोकरी में एक पसेरी धान, पसेरी मतलब 5 किलो दूब और पान सुपारी के साथ हल्का फाल, खुरपी और हंसिया लेकर पहुंचते हैं। नए साल की खेती के लिए सिर पंचमी को ही हल खड़ा किया जाता है। कालू कमार आसपास के 10-12 टोले का हल फाल कमाता है। उसके दोनों जवान लड़के आरा बसूली रुखानी लेकर लकड़ी का काम करते हैं। हल हरेस जुआ, जिसको मैं जुआठा बोल रहा था। हल जो किसान हल का पहले हिस्से को मुठिया को पकड़ता है, हरेस जो उसमें लंबा सा रहता है, एक तरह का अंग्रेजी का टी बन जाता है, और जुआठा जो जुआ है उसमें दोनों बैल जोड़े जाते हैं। आदि के लिए लकड़ी छीलते हैं। धौकनी, निहाई और हथौड़े से कालू कमार लोहे का छोटा मोटा काम करता, फाल, खुरपी और हंसिया बनाता। गांव के 4-5 हल जोतने वाले किसानों से अच्छी अवस्था थी कालू कमार की। बड़े बड़े किसान भी बेर वक्त पड़ने पर उससे कर्ज ले जाते हैं कागज बनाकर, लेकिन बाकी खैन तो कागज नहीं बना देता कोई। बाकी खैन वसूलने का ही एक जाफिया तरीका है। सिर पंचमी के दिन का फाल टेढ़ा कर दो, सारी दुनिया आता फिरेगा फाल सीधा कराने के लिए। सिर पंचमी के भी सभी किसान अपने अपने सगुन की बात सोचते हैं। उस दिन किसी से बेकार रार ना हो। रार का मतलब झगड़ा। किसी की नजर ना लग जाए, कोई छींक ना दे। लुहरसार से लौटकर बैलों को नहलाकर सींग में तेल लगाया जाता है। हल्के हरेस पर चावल के आटे की सफेदी की जाती है। औरतें उस दिन सिंदूर से माँ लक्ष्मी के दोनों पैरों की अंगुलियां अंकित करती हैं। गांव से बाहर पड़ती जमीन पर गांव भर के किसान अपने हल बैल और बाल बच्चों के साथ जमा होते हैं। नई खुरपी से 1.25 हाथ जमीन छील कर केले के पत्ते पर अक्षत दूध, अक्षत मतलब चावल, कच्चा चावल, और केले का मोती प्रसाद चढ़ाया जाता है। धूप दीप देने के बाद हल में बैलों को जोतकर पूजा के स्थान से जुताई का श्री गणेश किया जाता है। फाल की रेप, रेप का मतलब पहला जुताई का हिस्सा। फाल की रेप पूजा के बीच में पड़े, इसका ख्याल सभी 5 साल का खैन उसका बाकी जरूर है। सिंघाय कबूल करता है, लेकिन इसके किसान रखते हैं। अपने अपने हलवाहों को सचेत कर देते हैं। बाएं बाएं जरा दाहिने, 5 चक्कर दक्षिण से उत्तर और 5 पूर्व से पश्चिम। जुताई के समय जिसका बैल मल मूत्र त्याग करे उसको खाद पानी की कमी नहीं होगी इस साल की खेती में। आज जिसका बैल बैठ गया या जुए से खुल गया, उसकी खेती के मालिक सीताराम अब सगुन हो गया एक तरह से। छोटे छोटे बच्चे भी सतर्क होकर अपने बैलों को देखते रहते हैं। बाबा देखो देखो, अपना गोला बैल क्या कर रहा है। तालियां बजाकर नाचते हैं। सबसे पहले हमारा बैल। सिंघाय का सगुन लुहरसार में ही बिगड़ गया। फाल नहीं, कालू ने उसकी तकदीर टेढ़ी कर दी है। घर लौटते समय सिंघाय की आंखें कई बार भर भर आईं। उसका 5 साल का बेटा माधव उसकी राह देख रहा होगा। माधव की माँ गुड़ की खिचड़ी बना रही होगी। क्या करे सिंघाय, कहाँ जाए, क्या जवाब देगा बीवी बच्चों को। सिंघाय का सुलगा हुआ मन धीरे धीरे बुझने लगा। उसको लगा अंदर लोहाइन गंध वाली भाप घुमड़ रही है। ठा 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 ठुन, छू 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 गुरडर
गांव की सीमा के बाहर ही घर घर पकती हुई गुड़ खिचड़ी की गंध ने सिंघाय की चेतना को फिर से झकझोर दिया। जाने किस दिन का बदला लिया है कालू कमार ने। बदले कालू ने जाने कितनी बार बेगार करवाई है। दूध, कबूतर, केले, साग सब्जी का दाम कभी कालू या उसकी बीवी ने नहीं दिया। कालू के लड़कों ने कितनी बार उससे शीशम का पेड़ कटवाया है। तख्ती चीरते समय घंटों उससे आरा खिंचवाया है। सिंघाय जैसा 2-4 जजमान हर टोले में होते हैं। कालू कमार का पश्चिमा टोले के दौरिक के जिम्मे कालू का 7 साल का खैन बाकी पड़ा है। दौरिक के पास एक गाछ जेठवा आम है, एक गाछ लीची। सिंगेसर ने आज तक किसी बनिया पंसारी को खैन नहीं दिया है जिंदगी में, न कमार को, न चमार को, न धोबी को। सिंगेसर तुम्बा फेरी करना जानता है ना, डर से खैन नहीं मांगता कोई। जाने किस बैर का बदला लिया कालू ने। गांव में प्रवेश करते समय सिंघाय ने सुना कागा बोल रहा है। अशुभ है, असगुन भरी बोली कागा की। टेढ़ा फाल, टेढ़ी तकदीर। बाबा आ गया, आ गया। सबसे पहले हमारा बाबा आ गया। सिंघाय के पैर बांधे गए। एक पसेरी धान की टोकरी मनु भारी लगने लगी सिर पर। क्या करे सिंघाय, चूल्हे की आग में तपाकर सिल बट्टे पर लोढ़े से पीटने पर थोड़ा भी सीधा नहीं होगा क्या। माधो आकर पांव से लिपट गया। मेरी छोटी खुरपी बनवा ले, देखूं कहाँ है मेरी छोटी खुरपी। अपने बाप के हाथ की पकड़ से ही माधव समझ गया कोई बात है। उसने अपने बाप के मुंह की ओर देखा। आंगन में आकर जब जलते हुए चूल्हे में फाल झोंक दिया सिंघाय ने, तो उसकी स्त्री हा कहकर दौड़ पड़ी। तुम्हारी मति मारी गई है क्या? क्या हो गया है तुमको? ऐन सिर पंचमी के दिन फाल को चूल्हे में क्यों झोंक दिया तुमने? ठीक किया है, फाल नहीं है, अभी हल हरेश को भी काट कर। चुप करो, अलक्षण कुलक्षण बात जबान पर मत लाओ। क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? सिंघाय ने चूल्हे में झोंकने नियत से ही नहीं झोंका था। हाल चूल्हे में जब माधव की माँ हा हा कहकर दौड़ी तो उसका दिल भर आया और उसने खेती बाड़ी को भला बुरा कहना शुरू किया। ऐसी खेती बाड़ी का ... है, मतलब सत्यानाश हो। सिंघाय के अंदर मंडराती हुई भाप मुंह, आंख और नाक से एक ही साथ निकलना चाहती है। माधो बबुआ वह सारे का खंभा पकड़कर बैठ गया। इधर आओ, रो मत। बबुआ को तो चुप कराते हो और खुद कलप रहे हो। खोल कर कुछ बोलते क्यों नहीं माधो के बाबू? सिंघाय के पास आकर बोली माधो की माँ। उसने अपने घर वाले की ओर देखा। हृदय की सारी सहानुभूति आंखों में भरकर माधव के बाबू लोहाइन गंध वाली भाप बिला गई। सिंघाय संयत होकर बोला, अब हम खेती नहीं करेंगे माधव की माँ, मैंने तय कर लिया है। आज कमार ने 10 गांव के लोगों के बीच मुझे बेपानी कर दिया, अर्थात मेरी इज्जत उतार दी, मुझे बेइज्जत कर दिया, मेरा हाल टेढ़ा कर दिया। हाल टेढ़ा कर दिया? माधव की माँ का चेहरा अचानक तमक उठा। उसको चूल्हे में पड़ी फाल की सुधि आई। उसने चूल्हे की ओर देखा। खिचड़ी का पानी कढ़ाई में खौल रहा है। 10 डेढ़े 15 मन धान तो मैं नहीं देने जाता, और दूंगा कहाँ से 15 मन धान? बाप रे। माधव की माँ चूल्हे से फाल निकालने लगी। बांस का खोखा लेकर धधकते चूल्हे में टेढ़ा फाल वह बोली, खैन धान की बात नहीं, असल कारण मैं जानती हूँ। उस दिन कालू की घरवाली खेत से एक बोझा ऊख काट कर ले जा रही थी। मुझसे गर्मा गर्मी बदकही हो गई। बच्चे के लिए, बच्चे कच्चे के लिए नहीं, बच्चे कच्चे के लिए एक नहीं 4 ऊख ले कोई, पर बोझा भर ऊख कोई बिना पूछे काट ले तो क्या कहा जाए। तुनक कर ऊख फेंक गई। उसी दिन से मैं समझ लिया था वह पतल जी भी। सिंघाय ने टोका, कब, किस दिन? 5-7 दिन हुए। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? और ऊख क्या हुई, कहाँ दे आई? सिंघाय का बदलता हुआ रुख देखकर माधव की माँ हुक्के के लिए चिलम तैयार करने लगी। चिलम में तंबाकू डालती हुई बोली, कहने की क्या बात थी, औरतों में ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं। ऊख मैंने हाट में बेच दी। सिर पंचमी के पहले क्यों झगड़ने गई बेकार? सिंघाय ने हाथ में हुक्का लेते हुए कहा, अब इस टेढ़े फाल से सिर पंचमी में हल कैसे खड़ा किया जाए? माधव की माँ और गर्म हो गई। जानबूझकर झगड़ा मोल लेने आई थी कालू की घरवाली। उसके पेट में बहुत पहले से बदमाशी फल रही थी। अब समझी असल कारण। असल कारण
औरतों को ही सब कारण मालूम हो जाता है सबसे पहले। माधव की माँ चुप हो गई। सिर पंचमी के दिन भी मारपीट करेगा क्या? सिंघाय ने माधव को फिर अपने पास बुलाया। माधव बबुआ, अब तो गलती हो गई। माधव की माँ बोली। उदास मत हो माधव की माँ। उदास नहीं है माधव की माँ, उपाय सोच रही है। सामने सिर पंचमी का शगुन। नाक काट ली कालू की बीवी ने। काट नहीं ली, टेढ़ी कर दी। क्या किया जाए? उसने चूल्हे से निकलते हुए फाल की ओर देखा। ऐंठा हुआ काला कलूटा लोहे का टुकड़ा भद्दा साकार अशगुन। माधव की माँ के सामने कोयले की लहलहाती हुई भट्टी बार बार लहक उठती है। कोयले के बड़े बड़े टुकड़े, लपलपाती लपटे, बड़े बड़े हथौड़े। अच्छी याद आई। ठीक ही तो है, रेलवे पुल के पास रेलवे मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं कई दिन से। माधव की माँ 3 दिन दूध बेच आई है। मशीन से चलने वाली धौकनी है। लोहे के मोटे मोटे टुकड़े लाल टेसू हो जाते हैं। बात की बात में माधव की माँ ने देखा हथौड़ा पीटने वाले जवान मिस्त्री की आंखों में पानी है। वह बोली, ठहरो, आज सिर पंचमी के दिन कौन खाएगा? कबूतर क्यों निकाल रही हो माधव की माँ? सब्र करो, भगवान ने चाहा तो खिचड़ी का पानी उतार दूं या तुम पकाओगे। तू जा कहाँ रही है? सिंघाय अवाक देखता रहा। माधव की माँ ने बर्तन से आधा सेर दूध लिया। छोटे बर्तन में नया अरवा चावल, सेर भर मूंग की दाल, अपनी हाट वाली टोकरी में सब कुछ रखकर वह फाल पर पानी डालकर ठंडा करने लगी। कहाँ जा रही है? हाट पर। कह रहा हूँ, दुनिया का कोई लुहार नहीं छुएगा तुम्हारा टेढ़ा फाल। माधव के बाबू, तुम बैलों को नहलाओ, मैं अभी आई। पाँव कोस जमीन जाते जाते जितनी देर लगे, माधव को फुसलाकर चुप कराती हुई माधव की माँ आंगन से निकल गई। सिंघाय आखिरी बार बड़बड़ाया, कहाँ गई भगवान जाने। माधव ने हंसकर कहा, माँ मेरे लिए खुरपी लाने गई है। बूढ़े रेलवे मिस्त्री ने सीधा संबर के साथ माधव की माँ के सलोने स्वास्थ्य को भी आज गौर से देखा। गांव के लुहार कमार लोहे और लकड़ी को ही पहचानते हैं, सोने को क्या पहचाने। तिरपाल की छाया में बैठने को कहा माधव की माँ को। बूढ़े मिस्त्री ने माधव की माँ की दुख भरी कहानी सुनी। चुपचाप सिर पंचमी का सबून लेकर आई है माधव की माँ। जवान मिस्त्री ने कहा, इसमें सोचने विचारने की क्या बात है मास्टर जी, पीट दीजिए फाल। बूढ़े मिस्त्री ने कहा, बाद में कोई झंझट करे गाँव वाले तो। झंझट? जवान मिस्त्री हंसा। आप भी कैसी बात करते हैं मास्टर, रेलवई हद के बाहर कौन झंझट करने आएगा? तेज पर देहात का आदमी। माधव की माँ ने बूढ़े मिस्त्री की ओर बड़ी करुणा भरी निगाह से देखा, घूंघट जरा सरका कर। बूढ़ा मिस्त्री तब तक गांजे की चिलम शेष कर चुका था। उसने नई निगाह से देखा माधव की माँ की ओर। दोपहर में खिलने वाले फूल का क्या भला सा नाम है? प्लेटियर साहब के बंगले पर दोपहरिया का फूल। अच्छी बात है, बैठो बैठो, आराम से बैठ जाओ। माधव की माँ घूंघट खींचकर टोकरी से फाल निकालने लगी। जरा जल्दी कीजिए मिस्त्री जी, शगुन की बेला में अब देर नहीं। मशीन से चलने वाली घरघराती हुई धौकनी फुफकार उठी। फू, कहाँ का टेढ़ा फाल। माधव की माँ एक टक अपने फाल को देखती रही। बात बात में लाल हो गया उसका फाल। जवान मिस्त्री ने माधव की माँ की ओर देखकर कहा, 100 चोट लुहार की तो एक चोट सरकार की। माधव की माँ दांत खोलकर मुस्कुराई। लाल टेढ़े फाल को निकालकर निहाई पर रखा जवान मिस्त्री ने ठनांग ठनांग ठनांग, प्रत्येक चोट पर क्रमशः मुस्कुराहट खिलती गई माधव की माँ के होठों पर। सुधरा हुआ शगुन। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। कितना बढ़िया लगने लगा अब वही फाल। कृतज्ञता से गदगद हो गई वह। उसके सिर का कपड़ा बार बार सरक कर गिरा। बूढ़े मिस्त्री की आंखों में बार बार रंग उतर आया। फाल के बाद जब माधव की माँ ने एक नंगी भोथरी खुरपी निकाली तो जवान मिस्त्री हंस पड़ा। बोला, कपड़े के नीचे छिपाकर बैठी है, न जाने और क्या क्या। माधव की माँ लजा गई। बोली, बस एक खुरपी है यह, और एक छोटी सी खुरपी बबुआ के लिए यदि बना दो, हंसुआ मैं सील पर ही तेज कर लूंगी। बूढ़े मिस्त्री ने कहा, बना दे धतुरिया, जो चीज कहती है बना दे, लेकिन खुरपी का बेट तो हमारे पास न बनेगा। धतुरिया ने कहा, वह भी हो जाएगा। बड़े वाले औजार बक्स में कई छोटे छोटे छूछे बेंत हैं पुराने, लगा दूंगा। लगा दे। तुम छाया में बैठो दूध वाली, बना देगा सब कुछ, बना दे। धतुरिया बूढ़ा गांजे में दम लगाने लगा। 2 घंटे में ही सब कुछ बनकर तैयार हो गया। 2 घंटे तक बूढ़े मिस्त्री ने अपने सिर पंचमी के साकार शगुन को जी भर कर निहारा। माधव की माँ बोली, कल सिर पंचमी का प्रसाद दे जाऊंगी। केला अधपका है घर में, गरीब आदमी है हम। बूढ़ा 2 चिलम गांजा पीने के बाद मनोकामना पूर्ण करने वाले बाबा जी के मूड में आ गया। बोला, कौन अमीर है
कौन गरीब है? तुम्हारा घर वाला भला गरीब? बस अभी 10 दिन हम लोग हैं यहाँ। चाय के लिए पाव भर दूध की रोज जरूरत होती है। परदेसी आदमी है, पाव भर ही क्यों, मैं रोज आधा सेर दूध दे जाऊंगी। जवान मिस्त्री ने बीड़ी सुलगाते हुए माधव की माँ के सामने एक बीड़ी फेंक दी। माधव की माँ बोली, मैं बीड़ी तंबाकू नहीं पीती भैया। टोकरी सिर पर रखने से पहले उसने सूरज की ओर देखा। हल उठने से पहले ही वह गांव पहुंच जाएगी। बूढ़ा मिस्त्री बहुत देर तक देखता रहा, जब तक वह रेलवे बांध के नीचे नहीं उतर गई। माधव की माँ के पर लग गए हैं। वह इतनी हल्की हो गई है कि धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। मानो पाव कोस जमीन पलक मारते पार हो गई। अपने गांव की सीमा पर आकर उसने कमर में बंधे साड़ी के आंचल को खोलकर सिर पर घूंघट लिया। फिर टोकरी कमर में लेकर धीरे धीरे चलने लगी। आंगन में प्रवेश करने से पहले ही उसकी नजर बिना नहाए हुए बैलों पर पड़ी। भला आदमी तो सो रहा है कंबल बिछाकर। बबुआ बबुआ नहा धोकर हाथ में पीली धोती लिए पड़ोस में घूम रहा है। माँ की बोली सुनकर दौड़ता हुआ आया। सिंघाए की नींद खुली, लेकिन सपने का भ्रम छाया रहा उसकी आंखों पर। माधव अपनी छोटी सी प्यारी खुरपी दिखला रहा है, लाल बेंट वाली। माधव ने कहा, बाबा जल्दी बैलों को नहलाओ, माँ फाल सीधा करवा लाई। तुम्हारी खुरपी में भी अंग्रेजी बेंट है। हैं? सिंघाई ने माधव और उसकी खुरपी को छू कर देखा। ठीक ही तो है, यह तो सचमुच माधव है। दबी हुई खिलखिलाहट सुनकर उसने निगाह उठाई। अरे माधव की माँ। माधव की माँ बोली, ऐसी नींद है तुम्हारी और इतना भौचक होकर क्या देख रहे हो? सिंघाई हड़बड़ा कर उठा। यह माधव की माँ भी सचमुच माधव की ही माँ है। माधव की माँ ने आंचल में छिपाई हुई टोकरी सामने रख दी। सिंघाई ने झपट कर अपना फाल निकाला। अरे वाह, ऐसी धार, और यह तुम्हारा हंसुआ, और मेरी खुरपी में भी अंग्रेजी पेंट। माधव की माँ, अब क्या कहूँ, सचमुच तुम जादू जानती हो। रहने दो, घंटे में 5 बार मिजाज बदलता है मर्द का। न तुरंत आंख लाल करके लाठी चमकाते और लाज न दांत निपोर कर दुम हिलाते लाज। माधव की माँ मान भरी मुस्कुराहट बिखरा कर बोली, गांव के लोग हल बैल लेकर निकल रहे हैं और तुम सो रहे हो। सिंघाई की देह में दुनिया भर की फुर्ती आ गई। बोला, तुरंत गांव से उत्तर परती पर सभी किसान जमा हो रहे हैं, हल बैल और बाल बच्चों के साथ। हलवाहों और चरवाहों को नई धोती मिली है। तेल लगे बैलों की सींग धूप में चमकते हैं। गांव भर के लोग सिर पंचमी का शगुन देखने आए हैं। एक नौजवान हलवा बाहर रह रहकर गांव की ओर मुंह करके पुकारता है, चल 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 चल, हल उठे है हो। गांव की पुरानी रीत है, क्या 12 हल जोतने वाले बड़े और क्या 1 हल जोतने वाले छोटे, सभी किसान एक साथ हल खड़ा करेंगे। हलवाहे सभी आ गए, सिंघाई को छोड़कर। सिंघाई को छूटा हुआ ही समझो, वह नहीं आएगा। आ रहा है, सिंघाई भी आ रहा है। टेढ़े फल से ही सिर पंचमी करेगा। टेढ़े फल से? सिंघाई ने कंधे से फल उतार कर जवाब दिया, भगवान की नजर टेढ़ी न हो, फिर फाल तो फाल। सिंघाई का बाल भी नहीं टेढ़ा कर सकता कोई। सभी चकित हो गए। सीधा फाल? कहाँ से फाल सीधा करवाया? तुरंत एक एक करके सभी सिंघाई के हल के पास आकर जमा हो गए। पहले ही खुरपी से जमीन छीलकर अपनी अपनी पूजा पूज चुके थे। सभी सिंघाई की पूजा के समय गांव भर के लोग आकर जमा हो गए। इसको कहते हैं शगुन। गांव के सरगना किसान की पूजा के समय भी इतनी भीड़ नहीं थी। सचमुच हाल भी सीधा है। खुरपी का बेंट पर पॉलिश है। उसके बेटे की खुरपी तो और भी फैंसी है, लाल बेंट, अंग्रेजी बेंट। अंग्रेजी नहीं, जर्मनिया। सिंघाई ने कहा, पूजा के पहले छूछा मत करो भाई, हम गरीब आदमी कहाँ से अंग्रेजी बेंट लाएंगे। पूजा पर बैठे हो, पूजा करो, अंग्रेजी फारसी पीछे छांटना, समझे। माधव की माँ विरक्त होकर घूंघट के नीचे से बोली। मुट्ठी भर अक्षत लेकर भक्ति भरे मन से सिंघाई ने पूजा की। पूजा करने में उसने जानबूझकर जरा देर कर दी। इस शुभ घड़ी का पसर कर उपभोग करे न वह। माधव की माँ ने आंचल के खूंट से नई अठन्नी निकालकर पूजा पर रख दी। हल जोतने के बाद फाल के मुंह पर आम के पल्लव में लपेट कर रुपया या अठन्नी बांधते हैं, जो नेम टेम किया जाता है पूजा के समय। वहाँ पर इसको दर्शाने की कोशिश की है लेखक ने। माधव की माँ नई अठन्नी की तरह चमक रही है आज।
सिर पंचमी की रात में होरी गाते समय लोगों ने देखा सिंघाय के गले में सबसे ज्यादा रस है। न जाने कितने कुग्रहों की नजर काटकर एक शगुन शुभ होता है। शुभ शगुन के बाद ही कुग्रहों की नजर लगी रहती है। गांव के स्त्री पुरुष सिंघाय और उसकी स्त्री की गतिविधि पर सतर्क दृष्टि डाले बैठे हैं। शगुन शुभ कैसे हुआ? माधव की माँ ने हाट में नई चोली खरीदी है। माधव का कुर्ता बाग छाप कपड़े का है। माधव की माँ 4 घंटे तक पुल के पास बैठती है, मिस्त्री लोगों के पास। जिसने बिगड़े शगुन को शुभ किया उसका मन तो रखना ही होगा। आज शेर दूध का दाम 3 घंटे पर मिलता है भला। सिंघाय बेखबर है, कड़े पानी का फाल है उसका। खूब गहरे जोतता है, खेतों में कड़ा होने पर से क्या घर गृहस्थी में तो मिट्टी का लौंदा हुआ जा रहा है यह सिंघाय। कालू कमार ने एक दिन अपने लुहारसार में बात छेड़ी। अब तो जनाना लोग फाल पिटवाने जाती हैं इस गांव की रेलवे के लुहार के यहाँ। जनाना लोग मत कहो, एक के चलते सभी को बदनाम मत करो। आज सिंघाय की अनुपस्थिति में उसके कई शुभेच्छु उसके पक्ष में बोल उठे। देखो भाई, सभी की औरतें हाट बाजार में सौदा बेचती खरीदती हैं, अकारण ही किसी को दोष मत दो। सिंघाय से कुछ ले देकर निपटारा कर लो। कालू चुपचाप धौकनी की कड़ी खींच कर लोहा लाल करता रहा। हल जोत कर लौटते समय खड़ी दोपहर को हरकू से बतकही हो गई सिंघाय की। हरकू ने गाली के बदले में गाली नहीं दी, लाल लोहे की तरह बात उसने सिंघाय के कलेजे पर बिठा दी। सिंघाय, यह रेलवे गर्मी बहुत देर नहीं रहेगी तुम्हारी। रेलवे गर्मी? 5 बाल्टी पानी से नहाने पर भी हरकू की बात की गर्मी सिंघाय की देह को तपाती रही। खाते समय दाल में अधिक नमक मालूम हुआ। माधव का मुंह देखकर वह चुप रहा। दाल में इतना नमक डालकर भी मार से बच जाए रसोई बनाने वाली। सिंघाय चुपचाप खा गया। नमक से जली हुई दाल, हुक्के का पानी 5 दिन से बदला नहीं गया, गुड़ की तरह लाल हो गया। सिंघाय ने बीड़ी सुलगाई। माधव की माँ हुक्के में ताजा पानी और चिलम में टटकी आग डालकर ले आई। सिर पंचमी का शगुन तो हुआ, एक दिन मिस्त्री से भेंट क्यों नहीं कराते? आज भी कह रहे थे मिस्त्री जी, दिन रात मिस्त्री जी करती है। रेलवे मिस्त्री तो सभी दिन नहीं रहेगा। माधव की माँ न जाने क्यों चाहती है कि सिंघाय आज ही रेलवे मिस्त्री के पास। आज दूध लेकर लौटते समय ही उसने तय किया माधव के बाप को भेजेगी। आज अबेर में खैनी तंबाकू पहुँचाना है मिस्त्री जी को। माधव की माँ ने खोंचा देते हुए कहा, अब अबेर कुबेर में मैं तो नहीं जाऊंगी खैनी तंबाकू लेकर। सिंघाय कुछ सोचकर बोला, ठीक है, आज मैं ही जाता हूँ, देखूं तुम्हारे रेलवे मिस्त्री जी को। हरखू की बात ठीक है या तुम्हारी, आज ही देखना है। सिंघाय की आंखों के आगे टेढ़ा फाल नाच गया एक बार। हुक्का धुला है। सिंघाय ने हुक्का पीते हुए पूछा, माधव कहाँ गया है? तू आज उदास क्यों है? माधव की माँ, इधर सुन तो जरा। माधव की माँ ने मुस्कुराने की चेष्टा की। सिंघाय का पैर टिपने लगी। वह हरखू की बात की गर्मी उतर गई धीरे धीरे। राम राम मिस्त्री जी, मैं माधव का बाप हूँ। माधव का बाप? बूढ़े मिस्त्री ने सिंघाय को गौर से देखते हुए कहा। जवान मिस्त्री ने कहा, दूध वाली का घर वाला? ओ दूध वाली का घर वाला, टेढ़े फाल वाला। बूढ़े मिस्त्री ने गाकर, बैठो बैठो, क्या नाम है तुम्हारा? सिंघाय को बूढ़े मिस्त्री की बात अच्छी नहीं लगी। दूध वाली का घर वाला, टेढ़े फाल वाला। फिर भी वह चुपचाप बैठ गया। बोला, मेरा नाम सिंघाय कहाँ है? लेकिन सिंह रहते भी ओ कहार न हो। तुम्हारे गांव के कमार का क्या नाम है? कालू कमार। ओ, सिंघाय ने लक्ष्य किया। बूढ़े मिस्त्री की हर बात में गागा कर ओ करने की आदत है। बस एक लड़का, पहला बेटा। ओ भैंस तुम्हारी दुधार है, 2 शेर दूध देती है। ओ ऊख की भी खेती करते हो। ओ बड़े रसिया हैं बूढ़े मिस्त्री जी। तो सिंघाय को हरखू की बात याद आई। दूध वाली। बूढ़े मिस्त्री ने सिंघाय को चाय पिलाई। पीने से पहले सिंघाय ने एक बार नजर बचाकर चारों ओर देखा। जिंदगी में पहली बार उसने चाय पी। तानचीन के बर्तन में चाय पीते समय उसे माधव की याद आई। पहली चुस्की लेते समय ही उसके होठ जल गए। दोनों मिस्त्री हंस पड़े। यो तुम पियो। गरम चाय है। देखता हूँ तुमसे ज्यादा होशियार तुम्हारी घरवाली है। बूढ़े मिस्त्री का अनुमान गलत निकला। उसने सोचा था टेढ़े फाल वाला बगलोल किस्म का आदमी होगा। चाय पीते समय उसके होठ भले ही जले, गांजे की चीलम को एक ही बार में सेट गया सट सटाकर, और वह दूसरों की पुड़िया
भूंजने वाला नहीं, अपने बटुए में भी एक आध चीलम के लायक माल रखता है। 2 चीलम पीने पिलाने के बाद सिंघाय जरा वाचाल हो गया। उसने अपने पुरखों की एक एक कहानियां सुनाई, पौरुष भरी। वह साधारण कहार नहीं, राज कहार है। उसके पुरखे राजा रानी को ढोते थे डोली में। उसने 8 वर्ष तक अखाड़े की मिट्टी में देह पचाई है, भैंस का दूध भी पिया है। ... बूढ़े मिस्त्री की मुस्कुराहट को परखता है सिंघाय, जरूर कोई फूट की बात बोलेगा बूढ़ा। बूढ़े मिस्त्री ने गा कर कहा, बड़े बड़े अखाड़े के पहलवान भी औरत के फेर में पड़कर एक ही साल में चित्त हो जाते हैं, समझे? औरत क्या है, धौकनी, लोहे को गला दे। तीसरी चिलम के बाद जवान मिस्त्री ने सिंघाय से जरा ललकार भरे सुर में कहा, भैंस की दूध और अखाड़े की मिट्टी का मुंह जबानी बयान तो खूब सुना, 2 हथौड़े चलाओ तो समझूं। सिंघाय तैस में आ गया। उसने कंधे पर रखी गमछी से कनपटी बांध ली। बूढ़े मिस्त्री ने मशीन वाली धौकनी चलाई। फू घर सिंघाय ने बड़ा हथौड़ा उठाया है, ठाय ठाय ऐठाय ऐठाय ऐठक ऐठक संभाल ऐठक, बूढ़ा मिस्त्री चिल्लाया। सिंघाय उछलकर दूर खड़ा हो गया। उसने जवान मिस्त्री की ओर देखा। सिंघाय का क्या कसूर? जवान मिस्त्री के हाथ से सणसी सहित लोहा छूटकर छिटक गया। बाल बाल बच गया सिंघाय का दाहिना पैर। जवान मिस्त्री अवाक होकर सिंघाय को देखता रहा। बूढ़े मिस्त्री के मुंह से निकला, ओ। बूढ़े मिस्त्री ने सिंघाय को अपने पास बिठाया और फिर पालिश की हुई बातें करने लगा। ऐसी देह दशा वाले का फाल टेढ़ा कर देता है गांव का कमार लुहार। क्या धरा है गांव में? शहर में तुम्हारे जैसे आदमी 1 साल में कमाकर मगर मस्त हो जाए। बूढ़े मिस्त्री ने बताया, उसके साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। उसने सिंघाय जैसे बहुत से जवानों को नौकरी दिलवा दी है। सिंघाय गांव में अपनी हड्डी को बेकार गला रहा है। सिंघाय सोच विचार कर देखे, घर बाहर मिलाकर राय बात करे। कैसी राय बात? गांव छोड़ने की, माधव की माँ से। सिंघाय उपेक्षा भरी हंसी हंसकर बोला, शहर जाने की बात घर में सुनाकर घर झगड़ा कौन मोल लेने जाए? एक तो मेरी घरवाली शहर और शहर वालों से चिढ़ी रहती है, दूसरे हम ठहरे गंवई गांव के आदमी खेत खलिहानों में बेकार भी पड़े रहेंगे तो कोई बात नहीं, शहर में तो ... जवान मिस्त्री ने कहा, तुम्हारी घरवाली तो कह रही थी कि गांव से बाहर कमाने के लिए जाता ही नहीं मेरा घरवाला। सिंघाय का चेहरा तमतमा गया। फाल सीधा कर दिया है तो क्या किसी की घरवाली की बात करेगा? सिंघाय ने अपनी अधूरी बात पूरी की। शहर के आदमी की क्या पड़ती, हंस हंस कर बात करेंगे, कलेजे के अंदर हाथ देंगे। गाँव की बहू बेटी क्या जाने, दूध वाली। सिंघाय ने बूढ़े मिस्त्री से कहा, दूध वाली मत कहिए, बड़ा खराब लगता है सुनने में। सिंघाय की रुखाई देखकर बूढ़ा मिस्त्री चुप हो गया। घर लौटते समय राम राम कहना भूल गया सिंघाय। जवान मिस्त्री ने कहा, कल दूध देकर जरा जल्दी भेज देना। सिंघाय ने कंधे पर लाठी लटकाते हुए कहा, कल दूध नहीं हो सकेगा। अपनी भैंस की याद आई। भैंस के साथ माधव की माँ भी। रास्ते में रह कर बूढ़े मिस्त्री की कूट भरी मुस्कुराहट की याद आई। उस तरह मुस्कुराने के माने, भैंस तुम्हारी दुधार है माने, तुमसे ज्यादा होशियार तुम्हारी घरवाली है माने, इसका क्या मतलब है? तरह तरह का विचार कर रहा है ये माधव का बाप। बूढ़ा साला बड़ा रसिया है। ओहो, शहर भगाने का मंत्र भी दे चुका है। ओ गांव में प्रवेश करने के बाद सिंघाय के पैर खुद ब खुद कालू कमार के टोले की पगडंडी पर बढ़ गए। कालू विस्मित हुआ, बोला, मैं भी तुमसे मिलकर बात करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बहू ने ऊँख छीनकर बेपानी कर दिया मेरी घरवाली को। नहीं तो तुम ही कहो, कभी खैनी का तकाजा किया है? कालू की घरवाली बहुत मीठी बोली बोलना जानती है। आहा, सिंघाय को दोख मत दे, कोई आदमी नहीं, मिसरी कंद है। लेकिन अब जाने दो, क्या कहूँ, कितने लोग कितनी बातें करते हैं। रेलवे मिस्त्री लोगों का क्या ठिकाना। कालू ने कहा, फिर एक ही लड़के वाली जनानी तो बूढ़ी नहीं, जवान जहान की मती है, अभी भी है। यो घरवाली तुम्हारी लक्ष्मी है, लक्ष्मी। कालू की बीवी ने मुंह टेढ़ा कर लिया। लक्ष्मी? सिंघाय को लेकर शहर उड़ने के लिए कल कांटा ठीक कराने वाली बहू। सिंघाय ने कालू से एकांत में बात करनी चाहिए, एक बात है। लड़के की शपथ खिलाकर सिंघाय ने कहा, रेलवे की बात है, इसलिए कहते जरा डर लगता है। पुल के नीचे पानी में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डाल देता है काम करते करते। कहाँ?
पुल के नीचे पानी में जरूर। वह लोहा हाट के लुहार के पेट में जाएगा। कब तक काम चलेगा यहाँ? बस कल तक, सिंघाय ने कहा। रात में वे लोग माइल घर में चले जाते हैं। कालू खुश हुआ। सिंघाय ने कहा, मेरे लिए एक कुल्हाड़ा तैयार कर देना कालू भाई। कालू हंसा, एक कुल्हाड़ा? चलो पहले कुछ खा लो, एक बात करेंगे। कालू ने दाल में घी डालकर खिलाया सिंघाय को। कालू की स्त्री ने दूध में गुड़ मिलाकर पीने को दिया। खैन धान कौन मांगता तुमसे, हम लोगों के दिल की भूख है। कालू ने सिंघाय को तैयार कर लिया। न जाने क्यों आज घर लौटने की आवश्यकता नहीं समझी सिंघाय ने। कोई कांड हो जाएगा घर जाते जाते, इसलिए उसने कालू की बात मान ली। बसंत पंचमी के बाद रात में एक विचित्र हवा चलती है इलाके में, जिसे लग जाए उसे महीनों सुला दे। कालू और सिंघाय को नहीं लग सकती वह हवा। चोर को न सांप काटता है न निमोनिया होता है। कालू और सिंघाय पुल के नीचे पानी में सतर्क होकर पांव रखते हैं। कलकल ठंडा पानी, कुट काटने वाला कीचड़, पैर में गड़ने वाले लोहे के टुकड़े, दर्जनों छोटे बड़े टुकड़े मानो लोहा मनो मतलब कई टन। कालू की आंखों के आगे कुल्हाड़े, भाले, सरौते आदि की दुकान झलमला गई। हाट का लुहार इसी कारोबार से मालोमाल हुआ है। सिंघाय का दिल ठंडा होने लगा। धीरे धीरे रेलवे मिस्त्री लोगों की क्षति करके उसे संतोष हुआ। कालू ने उसके दिल को फिर से गर्म किया। यदि तुम हथौड़ा चला दो तो 4 भाग में 1 भाग तुम्हारा भी हो जाए। लकड़ी के काम में मेरे दोनों लड़कों की देह ही खराब हो गई। 4 हाथ हथौड़ा नहीं पीट सकते। कोयला मेरे घर में है काफी। 4 भाग में 1 भाग रकम 4 आना। सिंघाय तैयार हो गया। साले जवान मिस्त्री ने जानबूझकर सड़सी छोड़ दी थी शायद। ऐ ठाए बस, ऐ ठाए ठीक, ऐ ठाए। अब कल फिर। कालू ने उठकर सिंघाय की बांह पकड़ी। वाह सिंघाय भाई, अब आज रहने दो, भोर हो गई। तुम्हारी घरवाली सचमुच लक्ष्मी है। क्या जतन से तुम्हारी देह पाल रखी है उसने। यहाँ तो साली। सिंघाय ने चीलम तैयार करते हुए विरक्त बैरागी की मुद्रा बनाई। क्या भोर भोर औरतों की बात लेकर शुरू कर दिया गटरमैन। नहीं सिंघाय भाई, औरतों की बात में पढ़कर मैंने तुमसे मनमुटाव कर लिया और औरत ने तुम्हारे बिगड़े सगुन को सुधार दिया। औरत की बात है। पहले अंदाज बताओ कि कितने का हिसाब बनेगा। तुम निश्चिंत रहो, अब जाओ घर, आराम करो। तुम्हारी घरवाली रात भर सोई नहीं होगी। सिंघाय ने घर लौटते समय रुपए का हिसाब किया। साली सोई नहीं होगी भला, शहर का सपना देखती होगी रात भर। रकम 16 आने में 4 आना। ओ तुम्हारी घरवाली तुमसे ज्यादा होशियार है। ओ दूध वाली, टेढ़े फाल वाला। हे भगवान, खूब हो तुम। संझा का तारा उगने से लेकर भुरकुआ के डूबने तक टकटकी लगाए बैठी हूँ। माधव तो भूखा ही सो गया। कहाँ रहे रात भर माधव के बापू। माधव सपने में बड़बड़ा उठा। मेरी खुरपी मत ले कोई। माधव की माँ को लोहाइन गंध लगी सिंघाय की देह में। पैरों में जहाँ तहाँ खोंच लगे हैं। हाथ, हे राम, हाथ में इतने फपोले कैसे हुए। सिंघाय के नींद से माती हुई लाल लाल आंखें झिपने लगी। मुसलमान टोले में मुर्गे ने बांध दी। सिंघाय की नाक बोलने लगी। दोपहर को नहाने खाने के बाद सिंघाय मन ही मन हंसा। उसने माधव की माँ के हाथ से हुक्का लेते हुए कहा, माधव की माँ बैठो। तुम्हारा जी गांव में नहीं लगता है, शहर जाना चाहती हो। बोलो यहाँ धरा ही क्या है। कहो तो सब कुछ ... बेचकर शहर चले जाएं शायद। क्या हो गया तुमको, कहो तो। कैसी अलक्षण भरी बातें करते हो। शहर ही जाना था तो सिर पंचमी का सगुन किस लिए। मुझे क्या लक्का कबूतर समझ रहे हो। उड़ने के लिए छटपटाता है जी मेरा। माधव के बापू, इस तरह मेरी ओर मत देखो। अब सच कहती हूँ, मैं सिल पर माथा कूट कर मर जाऊंगी। मुझे 4 लाठी मार लो, लेकिन ऐसी बातें मत कहो। सिंघाय हंसा। कालू ने तुमको ठीक पहचाना है। दूसरों की बातों में पड़कर। सिंघाय ने इधर उधर देखकर हुक्का दीवार के सहारे टिका दिया। फिर माधव की माँ की गर्दन पर हाथ रखकर झकझोर दिया। माधव की माँ के बाल बिखर गए। मेरी क्या अपनी आंखें नहीं है पगली, इधर सुन तो जरा। सिंघाय ने अपनी स्त्री के मुखड़े को गौर से निहारा। साक्षात लक्ष्मी। रकम 16 आना। छी माधव के बापू, क्या हो गया तुमको, रोते क्यों हो। माधव न जाने कहां से तुलसी का एक बिरवा उखाड़ लाया है खुरपी से। वह बड़े उत्साह में है। माँ ने उसे गोद में बिठा लिया। बोली, माधव के बापू इधर देखो। माधव की ओर देखकर कहो कि अब कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। तुम ही सोचो, तुमने अच्छा किया है। सिंघाय ने पूछा, तू फिर सुबह दूध देने गई थी पुल के पास। गई थी, वहाँ कौन दूध लेता है आज। दोनों मिस्त्रियों का मुँह सूखा हुआ था। मुझसे बूढ़े मिस्त्री ने पूछा, कालू कमार से तुम्हारे घर वाले का मेल हो गया क्या। तुमने क्या कहा, मैं क्या जानूं। ओ माधव की माँ खिलाकर हंस पड़ी। बोली, लेकिन तुमको बता देनी होगी। बोली, फिर इस रास्ते पर पाँव नहीं दोगे माधव के बाबू। सिंघाय ने तुलसी का बिरवा हाथ में लिया। माधव को गोद में लेकर बोला, बबुआ तू फाल खुरपी छोड़, सिलेट पेंसिल धर। हम लोग बैल होकर रहे,
बैल की बुद्धि है हमारी। माधव बोला। आज तुलसी देवता को रोक लेने दो पहले। और यहीं पर एक कहानी खत्म होती है। हर माँ बाप चाहते हैं कि तमाम झंझावातों के बावजूद हर गांव का किसान, हर गांव के लोग जो शिक्षा से दूर हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इसका एक सबसे बड़ा संदेश यहाँ पर हमें देखने को मिलता है।